हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के PYQ स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के जेई मेंस लेवल के। तो इसमें हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या है, द इंटीग्रल 80 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन 9 + 16 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है और ये 0 to π/4 की ये लिमिट भी दे रखी है। जैसा कि हम इस टाइप को देखते हैं और हमें डायरेक्टली भी समझ में आता है कि sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा cos थीटा, और इस sin 2 थीटा को लाने का एक और तरीका होता है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लेकर या sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लेकर। तो उन टेक्निक को यूज करके हम यहां पर इस sin थीटा प्लस cos थीटा को भी यूटिलाइज करा सकते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। हमने अभी के लिए क्या करा, इस 80 को छोड़ के इस बाकी इंटीग्रल को ले लिया है। 80 की मल्टीप्लाई हम सबसे लास्ट में कर सकते हैं, तो हमने i ले लिया और i को अभी के लिए क्या एज्यूम कर लिया, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन 9 + 16 sin 2 थीटा। अब जैसा कि हम इंटीग्रेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको जानते हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चा इस डेफिनेशन को बहुत ही हल्के में ले लेता है और इसकी वजह से वो कभी कभी जो रिवर्स डायरेक्शन वाले जो हमारे इंटीग्रेशन होते हैं उनको नहीं समझ पाता है। जैसा कि यहाँ पर यूज हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में अवेलेबल है और इस sin 2 थीटा को हम sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे लिए सारा का सारा काम जो है वो ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत अच्छे से नॉलेज है तो हम कैलकुलस के अंदर बहुत हद तक एक्सेल कर सकते हैं। तो हमने sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर जब यहाँ पर लिखा तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, इस टाइप से ये हमारे पास आ रहा है। तो इस sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है 1, और ऐसे 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, sin 2 थीटा। अब यहां से अगर हमें sin 2 थीटा की अगर वैल्यू को निकालना हो तो इट कैन बी रिटन है sin 2 थीटा को हमने LHS में लिया है और इसको हमने RHS में भेज दिया। इट कैन बी रिटन है 1 माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जिस भी बच्चे ने बेसिक लेवल की इंटीग्रेशन पढ़ रखी है वो ये देखते के साथ ही समझ जाएगा, अरे ये जैसे ही हमें मिला हम इसका सब्स्टिट्यूशन t से कर सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास कहाँ रखा हुआ है, न्यूमरेटर के अंदर, और यही इसकी सबसे यूजफुल टर्म है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर हमने sin थीटा माइनस cos थीटा को अगर यहाँ पर t मान लिया तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको x ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितना है, x है नहीं थीटा ही है, ठीक है थीटा ही है। तो sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू t हो जाएगा और हमारे पास ये कितना हो जाएगा, cos थीटा इसका डिफरेंशिएशन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin थीटा d थीटा इक्वल टू dt। अब ये हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, तो इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ पर। अभी के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा की जगह कितना आ जाएगा dt, और अपॉन में हमारे पास डायरेक्टली कितना आ रहा है 9 + 16 टाइम्स ऑफ, क्योंकि sin 2 थीटा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो sin थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर से भाई हम sin 2 थीटा निकाल सकते हैं, या sin थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर से। अब देखना हमें यह है कि sin 2 थीटा जो हमें लेना है वो किस तरीके से लेना है जिससे कि हमारा जो न्यूमरेटर के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट जो दे रखा है वो भी यूटिलाइज हो जाए। तो हम समझ पा रहे थे कि sin थीटा माइनस cos थीटा लेने पर ही हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट है sin थीटा प्लस cos थीटा वो यूटिलाइज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमने यहां पर जब sin 2 थीटा को इस फॉर्म में जब कन्वर्ट किया और sin थीटा माइनस cos थीटा को हमने t मान लिया है, तो एक्चुअल में हमारे पास कितना आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर sin 2 थीटा की जगह, वो हमने यहां पर लिख दिया। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास हो रहा है dt अपॉन 9 + 16 माइनस का 16t स्क्वायर, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो जाएगा हमारे पास dt अपॉन 25, और हमने 16 को कॉमन ले लिया, 16 कॉमन आ गया तो 25 अपॉन 16 माइनस का t स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया है जैसे कि हमारा t का जो कोफिशिएंट है वो 1 बना रहे और हमें कैलकुलेशन के अंदर इजी रहे। अब क्योंकि हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है वो कितना होता है,
तो वो हो जाता है हमारे पास 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो इसके थ्रू हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं और अभी के लिए हम इस पूरे ही तामझाम को रब कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारी समझ में आ ही चुका है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहां से 1/16 इंटू, यहां से हमारे पास इस पर्टिकुलर का इंटीग्रेशन आने वाला है 1/2a, और a की जगह हम देख रहे हैं कितना है 5/4 इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स। अगर हम देखें यहां पर ये हमारे पास कितना आ रहा है 5/4 माइनस ये प्लस का x अपॉन 5/4 माइनस का x, और x की जगह हम क्या लेकर चल रहे हैं t, क्योंकि फॉर्मूला हमने x में लर्न कर रखा है तो वो हमें x ही याद आ रहा था। इस टाइप से ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। तो यहां पर हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से हमने इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर लिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो 1/40 टाइम्स लॉग ऑफ 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, क्योंकि जो यहां पर एलसीएम आ रहा होगा 4 वाला वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आ गया है, अब हम क्या करते हैं, अब इसकी अब लिमिट्स भी अब निकाल के एक बार देख लेते हैं। यहां पर हमने t को जो एज्यूम किया था वो कितना किया था, t इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहां पर जब हमने देखा था थीटा इक्वल्स टू जब हमारे पास π/4 था, तो हमारे पास देखो π/4 रखने पर यहां पर वैल्यू आएगी 1/√2 1/√2, तो t की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0। और जब थीटा इक्वल्स टू जब आप ये कितना ले रहे हो 0, ये लोअर लिमिट जो है हमारे पास, तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 रखने पर, देखो ये साइन 0 तो 0 हो गया एंड कॉस 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 1। बस अब ये हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से ये कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए। हमारे पास लिमिट आ जाएगी यहाँ पर -1 से लेकर 0 तक। तो हमने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी। ये जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आई, ये हो जाएगा 1/40 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ, जब हमने इसके अंदर अपर लिमिट को जब रखा तो 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, बचेगा कितना log 5/5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास log 1 माइनस, फिर हम रखेंगे अपनी ये लोअर लिमिट को -1 को, तो जब -1 को रखा तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है हमारे पास log ऑफ, ध्यान से देखते हैं, मॉडुलस ऑफ 5, ये -4 हो जाएगा, तो -4 बोले तो 1 हो गया ये हमारे पास, अपान में ये हमारे पास कितना आ रहा है 5 माइनस और -4 रख देंगे, -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास टोटल हो रहा है 9, जिसको कि हम ये देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है तो मॉडुलस लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया माइनस का log ऑफ 1/9, जिसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/40 टाइम्स ऑफ, देखो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, इस 9 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो हम जानते हैं log ऑफ 1/a टाइप से अगर हमें कोई क्वांटिटी दे रखी है तो इट कैन बी रिटन एज log ऑफ a to the power -1 which can also be written as -1 times log of a, मतलब जो भी हमारे पास क्वांटिटी की पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती है न्यूमरेटर के अंदर। तो ये हमारे पास लिखा जा सकता है log of 9, क्योंकि जो माइनस होगा वो माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और इस 9 को भी हम क्या बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को भी भाई हम कहाँ लेके आ सकते हैं, आगे लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/20 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3। लेकिन ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये किसकी आई है, इंटीग्रेशन आई की। और अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा इस पर्टिकुलर को तो भाई हमने इंटीग्रेशन आई माना था, 80 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 टाइम्स आई, मतलब 1/20 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 एट बेस ई, और यहां से हम देख रहे हैं 20 से हम 80 को 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 एट बेस ई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ये सिंगल चॉइस टाइप का ये प्रॉब्लम था हमारे पास, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 एट बेस ई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं ये इसमें क्या बोल रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू 0 to π/2 sin to the power 3/2x upon sin to the power 3/2x plus cos to the power 3/2x dx, then we have to find the value of this much। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस i की वैल्यू को this much बता रखा है और इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, और हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उसमें इस इंटीग्रेशन i को कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो देखा जाए तो इसका तो यूज
इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने में कहीं पर हो ही नहीं रहा है। और जब इस इंटीग्रेशन आई का यूटिलाइजेशन इसमें कहीं हो ही नहीं रहा है तो हम इसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, तो हमारा जो टाइम है बेसिकली इसको इंटीग्रेट करने में यूटिलाइज ना होने की बजाय बर्बाद ही होने वाला है। तो हम डायरेक्टली अपने इस प्रॉब्लम पर आते हैं और हमने क्या करा, अपने उस एक्सप्रेशन को पकड़ लिया और इसको अभी के लिए हमने आई डैश मान लिया और अपने इस इंटीग्रेशन को हमने लिख लिया 0 to π/2 टाइम्स ये हो रहा है हमारे पास x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x और dx हमने लिख ही दिया। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी कौन सी, 0 to a f ऑफ x dx इक्वल्स टू, अगर हम दोनों ही ये जो हमारे पास लिमिट दे रखी है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड अप करके अपने इस वेरिएबल को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी जो हमारा इंटीग्रेशन है वो एज इट इज बना रहता है। ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर हमने इस प्रॉपर्टी को लगाया तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा π/2 माइनस का x, क्योंकि 0 तो कोई ऐसी वैल्यू दे नहीं रही है हमें, तो π/2 माइनस का x इंटू साइन π/2 माइनस x इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस x होल अपॉन में हमारे पास हो जाएगा साइन π/2 माइनस x और इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 4 प्लस इसी तरीके से कॉस ऑफ π/2 माइनस x और इस पर भी पावर कितनी लगी हुई है 4। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की ब्यूटी ये है कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने इसको टच ही नहीं किया है और हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट भी आएगा वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। हमें इसको टच करने की जरूरत थी ही नहीं, ये केवल और केवल आईआईटी ने बच्चे का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए दे रखा था और उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा इसके अंदर खराब करने के लिए दे रखा था, जबकि इसको हमें टच करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि एक्सप्रेशन हमें ये कैलकुलेट करना है और इसके अंदर जो इसका रिजल्ट हमें दे रखा है वो कहीं पर भी यहां पर आई की फॉर्म में नहीं दे रखा है। तो बस इसी बात को ध्यान में देते हुए हम देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, हम जानते हैं, सभी जानते हैं इसको कि ये अपने पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इसका पड़ोसी होता है कॉस, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा ये इसका पड़ोसी होता है साइन, ये हो जाएगा अपने साइन में चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास आने वाली जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं, हो जाएगा π/2 माइनस का x, ये बेचारा एज इट इज रह जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस x, ये हो जाएगा हमारे पास साइन x और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा cos टू दी पावर 4x, भाई ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास sin टू दी पावर 4x dx और इसको हमने क्या एज्यूम कर रखा था i डैश। अब हमने क्या करा, इस i डैश को लेट से अभी के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ही हमने एड अप कर दिया। तो हमारे पास देखिए किस टाइप का रिजल्ट आने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ i डैश इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो यार हमारा सेम ही रहेगा, साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x और यहां पर भी अगर हम न्यूमरेटर की बात करते हैं तो cos x एंड sin x हमारे पास दोनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, cos x इंटू साइन x। जो बच रहा है एडिशन करने पर हम देख रहे हैं π/2 माइनस का x एंड प्लस का x, कुछ इस टाइप से एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास। तो हम देख रहे हैं x से x ही हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो बचने वाली क्वांटिटी क्या क्या है हमारे पास, cos x sin x एंड नीचे हमारे पास साइन एंड cos की कैसी पार है, इवन पार। और इस पर्टिकुलर टाइप के लिए हम जानते हैं कि जब भी कभी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर इवन पार आती है साइन एंड cos की, तो हम क्या करते हैं, हम इसे cos की उसी इवन पार से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड करते हैं। बस उसी छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू को लिखा और इस 2 को भी इसके अपॉन में भेज दिया, ये π/4 हो गया हमारे पास। इंटीग्रेशन 0 to π/2 अभी हमारा चल ही रहा है एंड cos की पावर 4 से जब हमने न्यूमरेटर में जब डिवाइड करा तो हम देख रहे हैं जब हमने यहाँ पर cos की पावर 4 से जब डिवाइड करा तो एक cos तो हमारे पास कैंसिल आउट हो ही जाएगा, एक cos एक साइन के साथ यूटिलाइज होकर कितना बना लेगा tan x और एक और जो हमारे पास cos स्क्वायर x न्यूमरेटर के अंदर डिवीजन में जो है वो कितना दे देगा हमें sec स्क्वायर x और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये कितना हो जाएगा tan टू दी पावर 4x और जब हमने cos टू दी पावर 4x से जब इस टर्म को जब डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। इसको बस अभी के लिए हमने लिख लिया है।
इस एक्सप्रेशन को जैसे ही हम देखते हैं हमारी समझ में आ रहा है कि इस 10⁴x को भी भाई हम क्या बोल सकते हैं, tan² x का होल स्क्वायर, और यहां पर हम इस tan² x को क्या मान सकते हैं, t। बिल्कुल बोर्ड स्टैंडर्ड का इन्होंने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया है। इसको हमने बोल दिया अभी के लिए t, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 tan x sec² x dx इक्वल्स टू dt। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा i डैश इक्वल्स टू π/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हमने लिमिट नहीं लगाई है, पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके अंदर लिमिट भी लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पर कितना हो जाएगा, ये tan x sec² x dx के साथ हमें कितनी वैल्यू दे देगा, dt/2। तो dt/2 हो जाएगा, और उस 2 को भी भाई हमने बाहर लिख लिया। अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास, ये t² + 1, और इसी को ही बस हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम देख रहे हैं कि यार इंटीग्रेशन के अंदर अब हमारे पास कुछ भी ऐसा हैवी सा, भारी भरकम सा कुछ भी नहीं बचा है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, π/8, देखो π/8 tan इनवर्स t/1, तो ये हमारे पास t ही रह जाएगा, और इसके ऊपर हमें लिमिट लगानी है जो भी हमें यहां पर दे रखी होगी। तो लिमिट भी भाई अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हमने tan² x को t माना था, और tan की वैल्यू यहां पर x की जब π/2 रहेगी, जब x इक्वल्स टू π/2 रहेगा, तो यहां पर हमारे पास देखो x π/2, तो t हो जाएगा इन्फिनिटी। और जब हम x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं, तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ जाएगी, क्योंकि tan 0 0 हो जाएगा। तो ये कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको अब हम एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। π/8 के अंदर अब हमने ये वैल्यू, ये इसके अंदर वैल्यू पुट करी tan इनवर्स t के अंदर, तो जब इन्फिनिटी रखी तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा हमारे पास। और हम जानते हैं tan इनवर्स 0 तो भाई 0 ही हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास कितनी वैल्यू दे देगा, π/2। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, π²/16, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये भी हमारे पास सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, तो हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर आ रहा है, वो कितना है, π²/16। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये इन्होंने लिमिट्स दे रखी हैं, e² से e⁴ तक 1/x टाइम्स ऑफ e⁻ log x का स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर -1, एंड होल अपॉन में अगेन यही टर्म को इन्होंने नीचे रेप्लिकेट कर रखा है, e⁻ log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर -1 प्लस e⁻6 log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर -1। अब अगर कोई बच्चा डेफिनेट इंटीग्रेशन की थोड़ी सी भी प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करके बैठा हुआ है, और उसने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है, तो इस प्रॉब्लम को देखते के साथ ही वो समझ जाएगा कि आखिर आईआईटी ने इसके अंदर क्या पूछने की कोशिश की है। हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ई की पावर में चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों में ही log x वाली टर्म दे रखी है, और उसके अलावा इस इंटीग्रेशन के अंदर एक 1/x वाली टर्म भी दे रखी है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर कट समझ में आती है कि अगर हमने log x को अभी के लिए t मान लिया, तो हमारा जो काफी सारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है 1/x को देखते हुए और e की पावर x वाली टर्म को देखते हुए, वो हमारी झंझट जो है हट जाएगी। तो बस हमने प्रॉब्लम को लिया और करना स्टार्ट किया सब्स्टिट्यूशन से ही। हमने बोल दिया लेट log ऑफ x, क्योंकि देखते के साथ ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमने log x को अगर t मान लिया, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन 1/x निकल जाएगा हमारे इस एक्सप्रेशन में से। अब 1/x तो निकल ही रहा है, साथ साथ अब हम लिमिट का और खेल देखते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहां पर लिमिट का खेल हमें स्टार्टिंग में ही देखने की जरूरत है। हम देख रहे हैं ये 2 है, ये 4 है, और यहां पर हम देख रहे हैं ये log x है, यहां पे log x है, लेकिन यहां पर 6 - log x है, और उसका रिलेशन कुछ e की पावर 2 एंड e की पावर 4 से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू अगर e² ले लेते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये कितना बन रहा है, log ऑफ e²। और इस log ऑफ e² को हम जानते हैं हमेशा कैलकुलस के अंदर जो log का बेस रहता है वो कितना रहता है, बेस e। तो भले ही चाहे हमने यहाँ पर बेस e नहीं लिख रखा है, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो log का बेस क्या माना जाएगा कैलकुलस के अंदर, एक्सपोनेंट e। तो बेस e हो गया हमारे पास, और हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी, log ऑफ क्वांटिटी की पावर b, तो वो क्वांटिटी कहाँ जाती है, न्यूमरेटर में। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली क्या निकल के आ रही है, 2, क्योंकि log a एट बेस a, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1। बस इसी बेसिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी ने ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो ये 2 वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारे पास, t की। कब? जब x इक्वल्स टू e² हमें गिवन कर रखा है। इसी तरीके से जब हमने x इक्वल्स टू e की पावर 4 को ले लिया, तो हम देख पा रहे हैं कि इस e की पावर 4 को जब हम log ऑफ x के अंदर रखेंगे,
तो log ऑफ e टू दी पावर 4 हो जाएगा, और अगेन बेस हमारे पास कितना है, e है, ये 4 आगे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 4 वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर टर्म की, x की वैल्यू जब हमने अपर लिमिट रखी, और ये हमने किसके इक्वल मान रखा था, t के इक्वल, तो हमारे पास लिमिट कितनी हो जाएगी, 4। तो अब अगर हम अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं, इसको अभी के लिए हमने इंटीग्रेशन i मान लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी कहां से कहां तक, अपर लिमिट थी हमारे पास e टू दी पावर 4 जो कि कितनी हो गई थी 4, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, ये देख भी पा रहे हैं, 1/x हमारे dx के साथ निकल गया है, तो उसकी जगह कितना आ रहा है हमारे पास dt, और ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ हो जाएगा e टू दी पावर t स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर माइनस 1। ये एक्सप्रेशन अभी भी थोड़ा भयानक टाइप से बना हुआ है, लेकिन पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमें इजी दिखाई देना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू दी पावर टी स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर माइनस 1 प्लस, और यहां पर ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास e टू दी पावर 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर माइनस 1। इतना ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आ रहा है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। यहां पर ये हमने एक प्रॉपर्टी को सीख रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सेम हमारे पास अगर ये लिमिट्स रहती हैं तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअल में क्या हो रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे, आईआईटी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे से प्रॉब्लम पूछी जाती है मेंस लेवल पर, कभी कभी एडवांस लेवल पर भी इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, लेकिन मेंस लेवल पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे इसी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स आते हैं, पूछे जाते हैं, जिसको यूटिलाइज अगर हम करना सीख गए तो हमारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज़ इसमें करने की कोशिश करी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा i इक्वल्स टू, ध्यान से देखेंगे हमने करा ये 4 प्लस 2 मतलब 6 हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ऊपर कितना हो जाएगा e टू दी पावर, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखेंगे, वेरिएबल x में से हम ये जो पार हैं, ये लिमिट्स हैं, इनका एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर माइनस 1, और जो हमारे पास लिमिट लगी हुई है 2 से लेकर 4 तक वो एज इट इज ही रहेंगी, dt भी एज इट इज ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में देख लेते हैं कितना हो जाएगा e टू दी पावर, ये t अगेन कितना हो जाएगा 6 माइनस टी, क्योंकि 4 प्लस 2 माइनस टी हो रहा है, इसका स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर माइनस 1 प्लस, यहां पर भी देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास e टू दी पावर, यहां पर 6 माइनस, जब t की जगह जब हम 6 माइनस टी करेंगे तो वो कितना रह जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखें 6 से 6 उड़ जाएगा और t रह जाएगा, तो ये जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल पावर माइनस 1। बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जैसे ही आपने समझ लिया, बस आपको समझ में आएगा कि यार प्रॉब्लम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहां से हम इन दोनों को ही एडअप कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 2i, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो, और क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, देखो जो नीचे वाला ये जो न्यूमरेटर है हमारे पास और ऊपर वाले का ये जो न्यूमरेटर है, इन दोनों को अगर एडअप कर देंगे तो ये वही क्वांटिटी आ रही है जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर जब हम एडअप कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है और ऊपर के पूरे से कैंसिल आउट भी हो रहा है। बस इतनी सी बात को ही बस हमें समझना था। तो हमारे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 dt। इसको तो आप बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और उसके अंदर बस आपको लिमिट रखनी है 2 से लेकर 4 तक, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, और यहां से इंटीग्रेशन i की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर था, करेक्ट आंसर था, वो कितना हो गया हमारे पास 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बोल रखा है इफ इंटीग्रेशन i विद रिलेटेड टू m एंड n, ये इन्होंने हमें m और n के अंदर भी कुछ रिलेशन दे रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 टाइम्स ये dx, एंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स दे रखी है वो कितनी है 0 से लेकर 1 तक, m एंड n दे बोथ आर ग्रेटर देन 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन i ऑफ 9 एंड 14 प्लस इंटीग्रेशन i ऑफ 10 एंड 30। अब देखने में ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट टाइप का प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो हमसे रिजल्ट पूछ रखा है
वो कुछ x या y या कुछ और न्यूमेरल टर्म के अंदर ना पूछ के इन्होंने हमसे इंटीग्रेशन i की फॉर्म में ही आंसर पूछ लिया है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की जो हमें कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी पड़ जाती है। तो प्रॉब्लम को बिल्कुल डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन i, mn को अभी के लिए हम ड्रॉप कर देते हैं लिखना। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू दी होल पावर n माइनस 1 dx। अगर हम ध्यान से देखें, देखो x यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर 1 माइनस x करके आ रहा है, तो हमें कुछ इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन चाहिए जिससे कि पूरी की पूरी ये जो टर्म अभी अलग थलग पड़ी है, एक दूसरे के आसपास जरूर है लेकिन एक दूसरे से एसोसिएट नहीं हो पा रही है, तो कोई एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन चाहिए जिससे कि ये पूरी की पूरी जो टर्म है आपस में एक साथ आ पाए और हम इन दो टर्म्स को बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर पाए। अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके से जो कॉम्बिनेशन जो सेट होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सेट होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब दो हैं ऐसे इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से सेट बैठ रही हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो हम x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं या हम x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं। अब जनरली हम कॉस स्क्वायर थीटा को लेना अवॉइड करते हैं क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस का साइन थीटा, तो वो कभी कभार हमें जब हम ये इंटीग्रेशन के अंदर जैसे ये पार्स लेते हैं उनके अंदर हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकता है। तो इस वजह से हम इन जनरल x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा को लेना हम प्रिफर करते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन करा, हमने लिया x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को हमने अभी के लिए सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। बस अब हमने उसको यहाँ पर पुट कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास। अभी हमने अपनी ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं ये अभी चेंज नहीं करी हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर m माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर n माइनस 1 इंटू और dx की जगह ये पूरा का पूरा तामझाम भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस टाइप से हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर हम अब लिमिट की भी बात कर लेते हैं, तो अगर हमने x इक्वल टू अगर 1 वैल्यू ली यहाँ पर, तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू हमारे पास 1 आती है π/2, और 0 के लिए हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो π/2 और 0 ये हमारे पास अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आ गई है। तो ये हमने लगा दिया अभी के लिए 0 से लेकर π/2, जो कि हमें समझ में भी आ रहा है कि चेंज करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। इसको कितना हो गया हमारे पास 0 से लेकर π/2। ध्यान से देखते हैं ये कितना हो रहा है हमारे पास साइन टू दी पावर साइन थीटा टू दी पावर 2m माइनस 2 इंटू कॉस थीटा टू दी पावर, देखो ये हमारे पास कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको हमने क्या बोल दिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a टू दी पावर b टू दी होल पावर c दैट कैन बी रिटन एज a टू दी पावर b इंटू c। बस उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, ये 2 हम बाहर ले लेंगे और हम ध्यान से देखेंगे ये साइन थीटा कॉस थीटा, भाई ये भी बेसिकली क्या है इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 1 है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी इस टाइप से है a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये जो पार्स होती हैं क्या हो जाती हैं एडअप हो जाती हैं। तो इसकी एक पार इसमें ऐड हो जाएगी और कॉस थीटा की एक जो पार है वो इसमें ऐड अप हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा बन रहा है। इसको एक बार और फाइनलाइज करके हम लिख लेते हैं। ये हो रहा है हमारे पास i कितना हो रहा है हमारे पास इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ 0 से लेकर π/2 तक साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा टू दी होल पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। इस टाइप से आ रही है भाई हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है इस i की। तो अगर हम ये i इस वाले 9 एंड 14 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें बहुत इजीली हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ 0 से लेकर π/2 तक साइन, क्योंकि ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है और m भाई हमारे पास यही है, तो साइन थीटा की होल पावर देखो 2m माइनस 1 बोले तो 2 इंटू 9 18 माइनस 1 बोले तो 17 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा टू दी होल पावर ये कितना है हमारे पास 14, n की वैल्यू भाई हमें 14 दे रखी है इसके अकॉर्डिंगली। तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 28
-127, ये हो गया हमारे पास इतना। इसी तरीके से हमें एक और एक्सप्रेशन दे रखा है tan and 13 का, ये हो जाएगा हमारे पास tan 13। देखो अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप ही गो विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करने लगती है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा sin थीटा टू दी होल पावर, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 10 × 2 20 19 हो जाएगा ये हमारे पास, और कितना आ रहा है cos थीटा टू दी होल पावर 26 25 डी थीटा हो रहा है हमारे पास। बहुत सिंपल से ये हमारे पास ऐसा हो रहा है। अब हमें इन दोनों को एडअप करना है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को ही एडअप कर दिया। तो अगर हमने इन दोनों को एडअप कर दिया तो हम देख रहे हैं भाई 2 तो हमारा कॉमन आ ही रहा है, यहाँ पर लिमिट हमारी सेम ही है 0 से लेकर π/2, लेकिन हम इसके अंदर एक और चीज़ देख रहे हैं कि इसमें कुछ और भी कॉमन आ रहा है। देखो साइन हमारे पास sin टू दी पावर 17 थीटा ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो वो भाई हमने कॉमन ले लिया। और उसके अलावा कॉस में भी कुछ कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, cos टू दी पावर 25 हमारे पास कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई, और जो बच रहा है उसको भाई हमने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो जब यहां से 17 and 25 जब कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये कितना आ रहा है 17 और 25, तो sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम अब इन्होंने ये हमारे लिए बना दी है, डी थीटा यहीं पे छोटा सा हमने लिख दिया है। अब जानते हैं इसकी वैल्यू तो कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, sin थीटा टू दी होल पावर 17 एंड cos थीटा टू दी होल पावर 25। अब ये यहाँ पर कैसे आया होगा, हम देख पा रहे हैं 25 हमारे पास यहाँ पर आया था, तो ये तो आया होगा n = 13 की वजह से, और यहाँ पर ये जो 17 आया है हम देख रहे हैं यहाँ पे 17 किसकी वजह से आया है, m = 9 की वजह से। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन वाला ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसकी वजह से आया होगा, 9 and 13 की वजह से। बस ये छोटी सी बात को बस हमें ध्यान में रखना है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 9 and 13 हमें कहीं पर दिखाई दे रहा है, हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था। और वैसे भी हम जानते हैं कि जेईई मेंस के अंदर वो सिंगल चॉइस टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम पूछते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, let f be a real valued continuous function defined on the positive real axis such that gx equals to integration from 0 to x t ft dt if gx cube, मतलब ये इन्होंने gx ना देके x क्यूब इन्होंने x की जगह रिप्लेस करके दे रखा है, x to the power 6 plus x to the power 7, then the value of summation f of r cube from r equals to 1 to 15 will be। अब ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इन्होंने बस थोड़ा सा इसमें फंक्शन का टच देने की कोशिश करी है और प्रॉब्लम हमारा बहुत ही सिंपल हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो हम एक बहुत ही फेमस थ्योरम को जानते हैं, न्यूटन लेबनीज थ्योरम, उसका भी इन्होंने यूज़ कर रखा है। बस इसी को हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन को उठाते हैं जो कि इन्होंने दे रखा है, कैसे करके, जी ऑफ एक्स क्यूब करके, ये हमने ले लिया, जी ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7। और अगर हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को भी एक्स क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और इसको हम बोल सकते हैं एक्स टू द पावर 3 टू द होल पावर, हाँ इसको ऐसा बोल सकते हैं एक्स टू द पावर 3 टू द होल पावर 7/3, कुछ इस टाइप से हम बोल सकते हैं। और क्योंकि ये जी ऑफ एक्स क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अगर हमें जी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 7/3। और सिंपल सा हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमने लिख लिया अभी के लिए। अब हम जानते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, इसको अभी इसके पैरेलली लेके चल रहे हैं, तो हमने अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिया और हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल्स टू, हम जानते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है, पहले हम उस पर्टिकुलर को इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो रहा है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस अपर लिमिट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1। फिर उसके बाद हम माइनस करके क्या करते हैं, इस लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू एफ ऑफ 0, और फिर इस 0 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि पूरी की पूरी जो वैल्यू है यहाँ पर 0 आ रही है, तो माइनस करके उस टर्म को लेने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। तो हमने यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू को निकाल लिया। एफ एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, जी डैश एक्स अपॉन का एक्स। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने तो केवल और केवल जी एक्स को निकाला था, तो हम एक काम करते हैं, अभी हम जी डैश एक्स को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास जी डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 7/3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 7/3 माइनस का 1, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3।
इतनी वैल्यू को हमने लिख लिया है। उस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं fx को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अल्टीमेटली जो हमसे पूछ रखा है वो क्या पूछ रखा है, सिग्मा ऑफ fx। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, g डैश x आर द 2x प्लस 7/3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4/3 एंड होल अपॉन में हमारे पास कितना है x। तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 प्लस, हमने क्या करा, सेग्रीगेट कर लिया और x को दोनों के ही अपॉन में भेज दिया अलग अलग, 7/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। अब हम देख पा रहे हैं जैसे जो एक फ्रेज यूज किया जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स, यहां पर वो कनेक्टिंग द डॉट्स को हम देखते हुए देख पा रहे हैं कि जब x टू द पावर 1/3 आ रहा है, ये पूछना किसके बारे में चाह रहे हैं, f ऑफ r क्यूब के बारे में, तो हमारी कोई भी गंदी सी पार यहां पर नहीं बचेगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले f ऑफ एक्स क्यूब निकाल लिया, क्योंकि x का फंक्शन चल रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 7/3, और ये x की जगह जब मैं x क्यूब कर दूंगा और होल पावर 1/3 लगी हुई है, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 2 प्लस 7/3 टाइम्स ऑफ x। तो ये तो हो गया हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू। निकालना क्या है हमें, सिग्मा ऑफ f ऑफ r क्यूब। तो बेसिकली सॉरी, ये x नहीं लिखा जाना, यहाँ पे कितना लिखा जाना है, x क्यूब। तो अगर हमें f ऑफ r क्यूब निकालना होगा तो बस हमने सिंपल से बोल दिया f ऑफ r क्यूब फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेकर 15। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर हमारे पास सिग्मा लग जाएगा फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेकर 15, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको अभी के लिए हमने x को रिप्लेस कर दिया r से। अब हमें पता है सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती है, ये हमने बहुत ही बचपन में पढ़ रखा है, यहाँ पर देख लेते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू होती है हमारे पास n, एंड सिग्मा n की वैल्यू होती है हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। चाहे सिग्मा n बोल सकते हो, चाहे सिग्मा r भी बोल सकते हो। अल्टीमेटली समझाने का मतलब बस इतना है कि ये जो हम एडिशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हमारे मुंह से बार बार निकलता है, क्योंकि काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ही चल रहा है यहाँ पे टर्म्स का। तो जब हम यहाँ पर इनका समीशन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक हम इसको सम अप कर रहे हैं, इस वाली क्वांटिटी को। तो अगर वेरिएबल अगर हमारे पास सिंगल पार में दे रखा होता है तो उसकी वैल्यू आती है nn प्लस 1/2, और जब हमारे पास केवल कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास n। तो यहाँ पर ये हमारे पास r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू 15, मतलब ये n की वैल्यू जो टॉप मोस्ट वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 15। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू, यहाँ तो आ जाएगी n बोले तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7/3, और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1/2, मतलब 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हम देख पा रहे हैं, देखो 3 से तो भाई हमने इस 15 को 5 टाइम्स उड़ा दिया, 2 को 8 टाइम्स यहाँ पे उड़ा दिया है। ये वैल्यू हो रही है हमारे पास 30 प्लस 280, और इसको अगर हम एडअप कर देंगे तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 310, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम अपने इन चारों ऑप्शन में देख लेते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है और वो कौन सा ऑप्शन है, 310, सी ऑप्शन। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अब हम मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट f इज अ फंक्शन, its domain is a real number r and its codomain is also a real number r, be a twice differentiable function such that f of 2 is equal to 1 if capital F of x equals to x into f of x for all x belonging to real number r, and it is also given, इन्होंने दो कंडीशन हमें गिवन भी कर रखी हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x into capital F dash x dx equals to 6 and integration from 0 to 2 of x square into capital F double dash x dx equals to 40, then we have to find out the value of capital F dash 2 plus integration from 0 to 2 capital f x dx। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फंक्शन का इन्होंने टच इसमें लेने की कोशिश करी है, बाकी हम इसे बहुत सिंपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसे करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले अपने इन दोनों ही एक्सप्रेशन को ले लिया, क्योंकि इनको हम ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले हमने अपना ये पहला एक्सप्रेशन ले लिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 6, हमको बोल रखा है 0 से लेकर 2 तक के लिए। तो हमने इसके अंदर देखा कि एफ एक्स हमें एक्चुअल में x इंटू एफ एक्स बता रखा है,
और एफ ऑफ 2 हमें 1 बता रखा है, लेकिन ना तो हमें स्मॉल ये एफ एक्स करके बता रखा है, ना ही कैपिटल एफ एक्स करके किसी फंक्शन की फॉर्म में बता रखा है। बस इन्होंने इसकी वैल्यू की फॉर्म में या फिर फंक्शन को फंक्शन की फॉर्म में गिवन कर रखा है। तो ऐसे में हम देख पाएंगे कि जब अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हमें इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर बाय पार्ट्स लगा लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को मानते हैं जो कि इजीली डिफरेंशिएट होकर वैनिश हो जाए। एक बहुत बेसिक रूल है कि हम फर्स्ट फंक्शन इन जनरल उस फंक्शन को लेते हैं जो कि रिड्यूस हो सके। तो यहां देख रहे हैं कि हम x को रिड्यूस करके 1 कर सकते हैं। तो हमने यहां पर बाय पार्ट्स लगाया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये f डैश x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f ऑफ x, और x को एज इट इज रख लिया माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और f डैश x का हमारे पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा f ऑफ x dx, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 6, और ये लिमिट हमें कहां से कहां तक दे रखी है 0 से लेकर 2 तक, और यहां पर भी लिमिट कितनी लग जाएगी 0 से लेकर 2 तक। एक्चुअल में ये जो हमसे बोल रखा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये किसके लिए बोल रखा है, f ऑफ x के लिए, मतलब इस वाले फंक्शन के लिए। और हम देख रहे हैं ये जो कैपिटल fx है ये भी इस f ऑफ x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि अगर ये 2 बार ये डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली इसके लिए भी हम यही बात बोल सकते हैं। और जब ये 2 बार डिफरेंशिएबल हो सकता है, जैसा कि इसमें बता भी रखा है f डबल डैश x, तो ये इंटीग्रेबल भी हो पाएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने इसके अंदर ये पुट करी है वैल्यूज, तो हमारे पास कितना आ रहा है, f ऑफ 2 इंटू 2 अपर लिमिट रख दी माइनस, हम देख रहे हैं जैसे ही हम ये 0 रखेंगे तो ये तो f ऑफ 0 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0 माइनस। यहां पर हमें f ऑफ x के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हमें इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। 0 to 2 f ऑफ x dx इक्वल्स टू 6, और हम देख पा रहे हैं f ऑफ 2, हमें f ऑफ 2 की वैल्यू अगर निकालनी पड़ेगी तो हम यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। f ऑफ 2 इस पर्टिकुलर रिलेशन से कितना दे देगा, 2 इंटू f ऑफ 2, और हम देख पा रहे हैं f ऑफ 2 की वैल्यू हमें कितनी बता रखी है 1, तो हमारे पास इस f ऑफ 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो वो 2 वैल्यू जब हम यहां पर रखेंगे तो वो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और हम देख रहे हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमसे इसकी वैल्यू भी यहां पर हमारे एक्चुअल एक्सप्रेशन में पूछ रखी है। तो यहां से हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 f ऑफ x dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो यहां पर 4 है, ये हमारे पास 6 है, तो 4 माइनस 6 होगा, क्योंकि जब हम इसको RHS में लेके जाएंगे तभी ये हमें पॉजिटिव साइन दे रहा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस की 2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि IIT ने इसमें थोड़ी सी चालाकी करी है कि इसमें वो सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं जो कि हमारे गलती करने से आ सकते हैं। बस हमने क्या करा, अब पहले तो इस एक एक्सप्रेशन को भाई हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, हमने इसके अंदर भी बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करी। 0 to 2 पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू f डबल डैश x dx, और ये किसके इक्वल है 40। हम देख रहे हैं इसके अंदर भी एक्स स्क्वायर भाई धीरे धीरे करके हमारा रिड्यूस हो सकता है और फिर वैनिश होकर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा हमारे पास। तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन माना, और क्योंकि ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हम इसको इंटीग्रेट भी कर पा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास f डैश x, और एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x इंटू f डबल डैश x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा f डैश x, क्योंकि बाय पार्ट्स हमें इसी तरीके से लगाना होता है, इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 40। और हम देख रहे हैं हमसे f डैश 2 की वैल्यू पूछ रखी है और इतनी वैल्यू पूछ रखी है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं x इंटू f डैश x की वैल्यू हमें कितनी बता रखी है 6, कब 0 से लेकर 2 तक। और यहां पर ये f डैश एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो भाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देखो अपने आप ही सारी की सारी चीजें कैलकुलेट होके आ रही हैं। इसको अभी हमने एज इट इज रखा, और इसके ऊपर भी हमारे पास लिमिट कितनी लगी हुई है 0 से लेकर 2 तक की ही, माइनस, और इस 2 को हमने बाहर कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो बनने वाला एक्सप्रेशन है 0 से लेकर 2 x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये पर्टिकुलर का वैल्यू तो हमें पहले ही एक्सप्रेशन में बता रखी है, कितनी है हमारे पास 6। तो उस 6 वैल्यू को जब हम यहां पर रख देते हैं, बाहर यहां पर हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 6 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12, वो भी कैसा माइनस का। तो हमारे पास ये वैल्यू कैसी आ रही है f डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर,
और इसके अंदर लिमिट लगानी अभी बस बाकी है, वो हम लगा देते हैं अभी। ये हो जाएगा 40 और ये माइनस का ये जो 12 था, जब इसको RHS में लेके जाएंगे प्लस का 12 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है हमारे पास 52। अब हमने जब इसके अंदर इस लिमिट को लगाया तो कितना हो रहा है हमारे पास f-2 इंटू 4 माइनस f अगेन वो हम समझ सकते हैं, जब हम लोअर लिमिट को लगाएंगे तो f-0 इंटू 0 का स्क्वायर बोले तो 0, तो ये माइनस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो उसी वाले लोअर लिमिट को लगाने का कोई हमारे पास मीनिंग नहीं रह गया है। ये कितना आ रहा है 52 और 4 से जब आपने इसको उड़ाया तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है 13। तो आपके पास f-2 की वैल्यू भी आ गई है, कितनी आ गई है आपके पास 13 आ गई 13। इसको आपने लेट से इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है, चाहे इसको बोल दो चाहे आप इसको बोल दो, और आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई है कितनी -2। अब आप देख रहे हो ओरिजिनल प्रॉब्लम के अंदर इन्हीं दोनों के सम को पूछा गया है, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन के सम को पूछ रखा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 13 प्लस, और क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है -2 तो हो जाएगा 13 माइनस का 2, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने यहां पर प्लस माइनस करने में थोड़ी सी भी गलती कर दी, क्योंकि यहां तो आने की चांसेस बहुत कम है प्लस माइनस में गलती, यहां अगर किसी ने गलती कर दी तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी +2, और 13 + 2 इन्होंने वो 15 वैल्यू भी दे रखी है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है और जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 11, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये भी सिंगल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, जेईई मेंस 2025 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम था। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2 तक 96 टाइम्स ऑफ x² cos² x अपॉन 1 + e⁻x dx pi times of alpha times of pi² plus beta, where alpha beta belongs to this capital Z integers, then alpha plus beta का होल स्क्वायर इक्वल्स। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम पूछी गई है, और अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, ये जो जनवरी सेशन के अंदर हमसे 13 प्रॉब्लम्स को पूछा गया है, उसमें 1 या 2 प्रॉब्लम्स को छोड़कर लगभग सारी ही प्रॉब्लम्स या तो एनसीईआरटी लेवल की पूछी गई हैं, या फिर आरडी शर्मा स्कूल लेवल वाली जो कॉलेज लेवल की आती है उस लेवल की पूछ रखी हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो याद हैं तो बहुत ईजिली वो इसको कर सकता है। अब इस प्रॉब्लम को करने से पहले थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हो 96 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। x² ये एक हमारे पास इवन फंक्शन है, cos² x ये भी हमारे पास एक इवन फंक्शन बन रहा है। यहां पर 1 + e⁻x, अगर यहां पर हम प्रॉपर्टी को अगर लगाने की कोशिश करते हैं, x को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं -x से, तो हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास e⁻x। बस इसी प्रॉपर्टी को बस हम ध्यान में रखते हैं और याद करेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी बता रखी थी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx, जिसका हम मोस्टली यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f ऑफ, दोनों ही जो हमारे पास ये लिमिट्स है उनका सम अप करके हम उसमें से वेरिएबल x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से अगर अपने एक्सप्रेशन को लिख देते हैं तो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल वो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए केवल और केवल LHS पार्ट को उठाते हैं और इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं। इसको हमने अभी के लिए एक इंटीग्रेशन I मान लिया है और इस पर्टिकुलर के LHS पार्ट को अभी के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। बस हम थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। तो अब जब हमने इसमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है, -π/2 से लेकर π/2, 96 तो एज इट इज रहेगा। और हम देख पा रहे हैं कि जब हम a + b कर रहे हैं तो π/2 -π/2 प्लस करके -π/2, तो इनकी वैल्यू तो क्या हो रही है, बेसिकली 0 हो रही है। तो हमारे पास π/2 -π/2, क्योंकि जब हम प्लस कर रहे हैं तो माइनस के साइन की वजह से -π/2 हो रहा है, और x को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो इतना हो रहा है ये हमारे पास होल स्क्वायर इंटू कॉस में भी सेम टू सेम ऐसा ही होने वाला है, π/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x जो कि वेरिएबल है हमारे पास, और स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर यहां पर लगा दिया dx, और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है 1 + e⁻ π/2 माइनस π/2 मतलब प्लस का लोअर लिमिट माइनस का x। बस हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, कितना हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, और ऊपर कितना आ रहा है 96, ये हो जाएगा हमारे पास x², क्योंकि π/2 से π/2 ये उड़ रहा है हमारे पास। इसी तरह ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, आने वाली वैल्यू कितनी आ रही है cos² x अपॉन, बस यहाँ पर ही हमको ध्यान देना है, ये हो जाएगा हमारे पास e⁻x dx। आखिर हमें ये करने की क्या जरूरत पड़ रही है, बस ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें इसके अंदर एक तो देखो लीनियर ये जो टर्म है, मतलब ये अलजेब्रिक ये जो टर्म है ये दिखाई दे रही है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखाई दे रही है,
और एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी देखो दिखाई दे रही है। अगर इतना सारा रायता अगर हमें मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, तो हमें जरूरी है कि इतनी सारी वेरिएबल्स में से उस वेरिएबल को डिस्टिंग्विश करना, उसको सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, जो कि इजीली हटाया जा सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। तो और हमने जैसे ही देखा कि यहां पर 1 प्लस ई टू द पावर केवल x दे रखा है, e की पावर x का होल स्क्वायर करके कुछ नहीं दे रखा है, या कुछ और तरीके की, या e टू द पावर मॉड x नहीं दे रखा है, तो हमारे लिए समझ में आ गया कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को लगाकर इस पर्टिकुलर टर्म को तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं। कैसे? हमने इस टर्म को लिख लिया, ये यहां पे इस तरीके से आ गई। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो e की पावर माइनस एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स। और हम देख पा रहे हैं कि इसके साथ हमने क्या ऐड कर रखा है, 1 को, तो इसके साथ 1 और ऐड हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ये कैसा बना रहा है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब ये जो चीज है हमारे पास कहां आ रही है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको लिखा यहां पर माइनस π/2 से लेकर π/2 तक 96 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन में ई टू द पावर एक्स। तो हमें बचपन फिर से याद आ जाएगा, और हम बचपन में सीख चुके हैं 1a अपॉन b बाय सी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये जो c है ये ऊपर आ जाएगा तो ac अपॉन b हो जाएगा। तो हमारे पास वो जो e टू द पावर x था वो कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखने में तो ये देखो थोड़ा सा डरावना लग सकता है कि यार जो एक्सप्रेशन हम इजी बनाने के लिए चले थे यार वो तो और थोड़ा गंदा सा हो गया, लेकिन यहां से ही हमारे इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर हमने इस पर्टिकुलर को इक्वेशन नंबर 1 बोला था और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर अगर 2 बोल देते हैं और दोनों ही इक्वेशन को अगर हम एडअप कर देते हैं, तो देखो हमारा जो ये प्रॉब्लम है कितना इजीली सॉल्व होता हुआ हमें दिखाई देता है। ये i है, ये भी i है, अगर इन दोनों को एडअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और हम देख रहे हैं लिमिट भाई हमने चेंज नहीं करी है, तो माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। और क्या क्या चीज कॉमन आ रही है वो भी भाई हम बाहर निकाल लेते हैं। 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये सब तो भाई हमारे पास कॉमन आ रहा है, और अपॉन में देखेंगे तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है। अब इतना सब कुछ कॉमन आने के बाद अगर हमने इन दोनों ही टर्म्स को ऐड किया है तो बच क्या क्या रहा है भाई, इसमें से तो पूरी की पूरी क्वांटिटी आई गई है, तो यहां कितना बचा, 1। और यहां से भी जब हमने ये पूरी की पूरी क्वांटिटी को निकाल लिया तो यहां कितना बच रहा है, e की पावर x। तो हमारे पास बचने वाली टर्म कितनी हो गई, 1 प्लस ई टू द पावर x। अभी के लिए काम करते हैं, ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इसको हटा देते हैं, और ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं और ये जो बेसिक कैलकुलेशन है इनको भी हटा देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से स्पेस कंस्ट्रेंट आ रहा है। इनको हटा दिया है, यहाँ पर ये dx आ गया। जैसे ही हमने देखा कि यार ये वाली ये जो टर्म है ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि हमने थोड़ी अपनी दूरदर्शिता को दिखाया, थोड़ी फार साइटेडनेस को देखा, लगाया, और हम देख पा रहे थे कि e टू द पावर x वाली जो टर्म है विद +1 ये यहाँ पर बहुत ईजिली कैंसिल आउट हो पा रही थी, क्योंकि बाकी के जो दोनों के दोनों फंक्शन थे वो इवन टाइप के फंक्शन थे। बस अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसको लिख लिया, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस π/2 से लेकर π/2 96 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी वही हम जानते हैं, -a से लेकर a तक f(x) dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज ट्वाइस टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 f(x), सॉरी 2 नहीं आएगा, ये -a से a जब 2a हो जाता है तो ये कितना रह जाएगा, केवल a f(x) dx। बस इस छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए हमने उस प्रॉपर्टी को भी अगर यहाँ पर लगा दिया तो हमने इस -π/2 से लेकर π/2 को क्या लिख दिया, 0 से लेकर π/2, और 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। बस हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है, और हमने इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा इंटीग्रेशन आई बस इतने पर आकर टिक गया। अब इस 96 को हमने बाहर कर लिया, और हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और जब हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को इसके हाफ एंगल फॉर्मूला या फिर डबल एंगल फॉर्मूला है उसमें ब्रेक करेंगे। cos 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो वहां से हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस cos ऑफ 2x dx। मैं हर बार कहता हूं आपसे कि अगर आपने ट्रिगो के फॉर्मूलाज को बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर रखा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही समझ में आने लग जाती हैं कि आखिर इसको किस तरीके से हम मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो लिमिट लग रही है वो तो सेम टू सेम ही लग रही है, 0 से लेकर π/2 कितना हो गया 48। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ईजिली बाय पार्ट्स लग सकता है। तो एक्स स्क्वायर की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x³ बाय 3
और इसके ऊपर आपने लिमिट भी लगा दी। लिमिट लग रही है 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पर जब हमने बाय पार्ट्स लगाया तो ये कितना हो जाएगा प्लस। अब हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जब cos 2x से जब मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर रिड्यूस किया जा सकता है अप टू 0 या 1 कांस्टेंट तक। तो यहां पर हम इस एक्स स्क्वायर को जब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको क्या मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और cos 2x को हम कैसा फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, cos 2x को जब हमने सेकंड फंक्शन माना और एक्स स्क्वायर की जब अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स स्क्वायर यहां पर तो इंटीग्रेट होकर कितना आ गया, x³ 3। और जब ये एक्स स्क्वायर जब यहां पर मल्टीप्लाई हुआ और इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ था, और फिर जब हमने इसके अंदर बाय पार्ट्स लगाया तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से cos 2x को सेकंड फंक्शन मानते हुए जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ x या 2x, और ये cos 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास यहां पर कितना आ रहा है, sin ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे का भी हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे के अंदर केवल और केवल यही वाली इस लिमिट को इसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास कितनी आ रही है, 48 टाइम्स, इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सबसे लास्ट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने π/2 की अगर वैल्यू यहां पर रख दी तो कितना हो जाएगा, π³ अपॉन 8 आ रहा है क्योंकि 2 का क्यूब हो जाएगा, और 3 भी आ रहा है, तो नीचे कितना हो रहा है 24, और 24 से इस 48 को हम कितने टाइम्स उड़ा सकते हैं, ट्वाइस टाइम, प्लस, और ये जो 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो तो 0 हो ही जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस 48 की फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर हमारे पास ये कितना बैठ रहा है, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और ये तो ऐसे चल ही रहा है, यहां पर इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया है। अब यहां पर भी जब हम अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन से बाय पार्ट्स को लगाएंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर x तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos 2x, हमने एक ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2, और x को एज इट इज रख लिया, और अगेन माइनस करके हमने x को तो डिफरेंशिएट कर दिया, और इंटीग्रेशन में हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। इस तरीके से हमने इसको करके रख लिया है और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया है। हम देख रहे हैं ये माइनस है माइनस, हम इसको चाहें तो प्लस करके लिख सकते हैं, और यहां पर भी हमारे पास माइनस है, चाहे तो हम इस माइनस की ही अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। देख लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और यहां पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो हमें बहुत सारे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करा, यहां पर ये तो हमारे पास सॉल्व होता हुआ आ रहा है, बस अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बाकी रह गया है। हम लिख लेते हैं, यहां पर ये कितना हो गया हमारे पास, 2π³ और 48 की अभी हम बाहर ही रखते हैं, इसकी चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं यहां पर पूरे में से हम 1/2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए कितना हो जाएगा 24, और जो टर्म बच रही है उनको लिख लिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x, क्योंकि अभी हमें इनके अंदर लिमिट भी लगानी होगी, और लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से लेकर π/2 तक। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x cos 2x, ध्यान से देखेंगे, और जब हम cos 2x को जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम इसकी कितनी वैल्यू पाएंगे, sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और माइनस यहां पर पहले से लगा हुआ है, तो हमारे पास एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ रही है 0 से लेकर π/2। अब बस हम इसके अंदर ये वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2π³ प्लस 24 टाइम्स, जब हमने अपर लिमिट को रखा यहाँ पर तो हम देख रहे हैं जब हमने π/2 को जब यहाँ पर रखा होगा तो π/2 करके ये साइन पाई बन रहा है, जिससे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से जब हम π/2 जब यहाँ पर रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -1, क्योंकि cos पाई बन रहा है और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है π/2 इंटू -1, और यहां पर भी ध्यान देंगे जब हम π/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। साइन पाई की वैल्यू होती है 0 एंड साइन कॉस पाई की वैल्यू होती है हमारे पास -1, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसके अंदर लोअर लिमिट को। जब हमने लोअर लिमिट को लगाया तो हम देख रहे हैं जब हमने इसको पुट करा तो ये तो 0 हो ही जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा एक 0 होने से, और साइन 0 तो 0 होता ही है। तो हमारे पास लोअर लिमिट कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। इसको हमने ढंग से लिख लिया,
2 पाई क्यूब, और इससे जब हमने इसको डिवाइड करा तो रहा 12 पाई, इतनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इन्होंने किसकी तरीके से दे रखा है, पाई टाइम्स ऑफ अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा की तरह। इस एक्सप्रेशन में से अगर हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखते हैं, अगर हमने इसमें से पाई को कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच रही है, 2 पाई स्क्वायर माइनस का 12 बच रहा है। और अगर हम यहां पर इसका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो आ रही है 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस का 12। अब ये हमसे बोल रहे हैं कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल हो गया, हमने इन दोनों को ऐड अप कर दिया तो 2 माइनस 12 ये कितना हो रहा है हमारे पास 10, और 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 100, और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स कितनी इजी हैं, बस हमें थोड़ा सा लॉजिकल सेंस को लगाना है, कॉमन सेंस को लगाना है, और अपने एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए, आरडी शर्मा की बेसिक समझ को ध्यान में रखते हुए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम का जो करेक्ट आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो 100 आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं।